कैसे खान सर से जानिए अरुणाचल प्रदेश कैसे बना भारत का देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का सबसे ईस्टर्न पार्ट है, सबसे पूर्वी राज्य है भारत का, जिस कारण सबसे पहले सूरज की किरणें अरुणाचल प्रदेश में ही जाती हैं। तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के यहाँ बालांगू या कीबिथू नाम का एक जगह सूर्य की पहली किरण अरुणाचल प्रदेश से है, पड़ा। वो ये सबसे मुझे ईस्टर्न पार्ट है पता था। अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से के साथ सीमा बनाता है। एक यहाँ भूटान के साथ, ऊपर में चाइना के साथ, और इधर म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। 3 देशों से ये सीमा बना देता है यहाँ पर, और ये सबसे पूर्वी स्टेट है। मतलब अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, एक भूटान, ऊपर चाइना और नीचे म्यांमार के साथ। ये बात तो मुझे पता भी नहीं था। क्या आपको पता था? आप अपनी राय कमेंट में लिखें। चलो आगे अब हम देखते इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये इस तरह से इसका नक्शा दिखता है। शुरुआत में ही अरुणाचल प्रदेश कोई अलग स्टेट नहीं था, बल्कि आसाम से अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल किया जाता था। ये आसाम है, आसाम इसे अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करता था एज एक एजेंसी के तौर पर। और अरुणाचल प्रदेश का उस समय नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और इस अरुणाचल प्रदेश में आसाम का कंट्रोल होता था। एक समय धीरे धीरे गया कि अरुणाचल आसाम को मतलब बड़ा पहले मुश्किल होने लगा आसाम अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल कंट्रोल प्रदेश करना। को कंट्रोल इसलिए करता था। केंद्र सरकार ने अब तो सोचने लगे 1972 में भारतीय अरुणाचल गवर्नमेंट प्रदेश को ने अपने अंडर में ले लिया, जिसका आसाम नाम हो गया यूनियन अरुणाचल टेरिटरी। प्रदेश बड़ा को मुश्किल कंट्रोल होने लगा किया। अरुणाचल प्रदेश को शुरू कंट्रोल से करना। उसका नाम इसलिए नॉर्थ केंद्र ईस्ट सरकार ने फ्रंटियर 1972 आसाम में था। अरुणाचल प्रदेश को तो अपने अंडर में ले लिया, जिसका नाम हो गया यूनियन टेरिटरी। जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी बना दिया, और उसका नाम नेफा से बदल के अरुणाचल प्रदेश कर दिया। तो इस तरह से तो अरुणाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया। उसके बाद धीरे धीरे वहां के लोगों को डिमांड होने लगा, भाई हमारे पास हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करेगी हमको। जैसे लद्दाख के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ भी भैया एक स्टेट दो, या फिर हमको असेंबली यहाँ पे। लद्दाख के लोगों का तो खैर कंप्लीट स्टेट की मांग नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली मांग रहे हैं। तो 1987 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को एक कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया, और अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट बन गया, और ईटानगर उसकी राजधानी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। रीजन क्या, पूरा मतलब पहाड़ी 1900 एरिया। अरुणाचल प्रदेश केंद्र कंप्लीट शासित पहाड़ है, प्रदेश बन डाफला, गया। मिसमी, अबीर, फिर उसके पटकोई, बाद बूम, ये सब पहाड़ियाँ 1987 जो हैं में सब, से ये सब यहाँ एक पे भरे हैं, स्टेट का सब चाय दर्जा पत्ती दिया वगैरह गया यहाँ जाते, पूरा और पहाड़ी इसकी एरिया। राजधानी अरुणाचल प्रदेश ईटानगर बनाया कंप्लीट गया। पहाड़ है, डाफला, मिसमी, अबीर, फिर पटकोई, उसके बूम, ये बाद सब पहाड़ियाँ जो हैं सब, चलो आगे ये सब यहाँ देखते पे भरे हैं, सब चाय पत्ती वगैरह यहाँ ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफी थी, इसको समझ गया। अब हम लोग आते हैं करंट सिनेरियो पे। हम अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक रूप अर्थात सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हम पाकिस्तान की ओर देखते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। वही अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ देखेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कई पार्ट में है, कुछ इस पार्ट्स में है यहाँ पर और कुछ इस पार्ट में है। 1914 में यहाँ एक रेखा खींची गई जिसका नाम था मैकमोहन लाइन, और यही अरुणाचल प्रदेश में चाइना और भारत की सीमा निर्धारित करती है। हालांकि उस समय यहाँ एक देश हुआ करता था, मतलब ये नाम था उसका सवाल कई बार तिब्बत। पूछ तो लिया यह है रेखा कि तिब्बत के मैकमोहन साथ खींची रेखा गई थी। बाद में कहाँ चाइना ने खींचा गया है और 1959 किन में किन तिब्बत पे देशों के कब्जा कर बीच लिया, खींचा तिब्बत गया पे है? कब्जा कर लिया। उसके बाद चाइना कहता है कि तिब्बत के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नाम था उसका तिब्बत, तो यह रेखा तिब्बत के साथ खींची गई थी। बाद में चाइना ने 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। उसके बाद चाइना कहता है कि तिब्बत के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है। तो भारत को बोलना चाहिए कि भैया तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है। जब बेटा तुम्हारा नहीं तो तुम पोता पे क्लेम कैसे कर सकते हो। तो तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि दक्षिणी तिब्बत, साउदर्न तिब्बत अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन हम लोग चाइना के मैटर पे मोए मोए हो जाते हैं, लोग यहाँ पे गड़बड़ा जाता है, बोल ही नहीं पाते हैं लोग। तो भारत कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा नहीं। अरे उसको छोड़ो, अरुणाचल प्रदेश किसका है नहीं, तिब्बत तुम्हारा नहीं है यहाँ पर। तो चाइना का कहना है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, हम लोग का कहना है नहीं भैया मैकमोहन लाइन के तुम उस पार जाओ। बार बार चाइना इधर एग्रेशन दिखाता है, कुछ कुछ एरिया पे कब्जा करते हुए चला जाता है। हालांकि भारत सरकार अभी काफी सजग हुई है। 1962 के साइनो इंडिया वार, चाइनीज को साइनो भी बोला जाता है, जिस तरह पाकिस्तानियों को प्यार से आतंकवादी बोला जाता है और आयरलैंड वाले को याद आयरिश रखना बोला कि जाता है, 1962 में जो उसी तरह भारत से और चीन के चाइना बीच वाले को युद्ध हुआ था साइनो बोला उसको जाता है। साइनो तो इंडियन वार साइनो के नाम इंडिया से वार जाना 1962 में जाता हमने है। वाले को आयरिश बोला जाता है, उसी तरह से चाइना वाले को साइनो बोला जाता है। तो साइनो इंडिया वार 1962 में हम लोग बड़ा बुरी तरह से हार गए थे चाइना से। उसी समय चाइना ने हमारा ये एरिया कब्जा कर लिया जिसका नाम है अक्साई चीन। तो चाइना ने ये एरिया को कब्जा कर लिया, अक्साई चीन को।
साथ ही साथ चाइना ने इस तवांग को भी कब्जा कर लिया था, इस कोना को, हालांकि वापस कर दिया बाद में चाइना यहाँ से। ये तवांग रीजन पे भी चाइना ने कब्जा कर लिया था अरुणाचल प्रदेश के, लेकिन बाद में वापस चला गया यहाँ पे। उसके बाद भारत कभी भी चाइना के बॉर्डर पे खुलकर एग्रेशन दिखाया ही नहीं, और स्थिति ये आ गई थी कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर रहे थे। और हमारे एक पहले मनमोहन सिंह के समय रक्षा मंत्री होते थे AK एंटनी, उनका कहना था कि हम लोग इसलिए यहाँ सड़कें अच्छी नहीं बताते कि चाइना आ जाएगा। अब सोचिए कि हमारे रक्षा मंत्री इस तरह का बयान देने लगेंगे कि सड़कें अच्छी रहेंगी तो चाइना घुस जाएगा, फिर उस तरह से तो फिर दिल्ली उल्ली में भी कहीं आ गया कोई आक्रमणकारी तो फिर वहां पे भी तो हम लोग को दिक्कत आने लगेगा। बाद में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चालू किया अरुणाचल प्रदेश में, ताकि सेना को किसी भी विकट परिस्थिति में बहुत तेजी से मोबिलाइज किया जा सके। और हम लोग 1962 में यहाँ इसीलिए हार पाए ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चालू किया अरुणाचल प्रदेश में, ताकि सेना को किसी भी विकट परिस्थिति में बहुत तेजी से मोबिलाइज किया जा सके। और हम लोग 1962 में यहाँ इसीलिए हार गए थे कि चाइना की फौज वहां बहुत तेजी से पहुंच गई थी और हमारी फौज ही नहीं जा पाई थी यहाँ पे। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में उसका पहला एयरपोर्ट मिल गया कमर्शियल एयरपोर्ट के तौर पर, जिसे होलोंगी एयरपोर्ट कहते हैं। हालांकि इसी का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट भी है, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट कहिए या होलोंगी एयरपोर्ट कीजिए, यहाँ उसका पहला कमर्शियल एयरपोर्ट मिल गया अरुणाचल प्रदेश को। इससे क्या है, सेना हम लोग इजिली एयरपोर्ट कहिए या होलोंगी एयरपोर्ट कीजिए, यहाँ उसका पहला कमर्शियल एयरपोर्ट मिल गया अरुणाचल प्रदेश को। इससे क्या है, सेना हम लोग इजिली पहुंचा सकते हैं। कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के क्रम में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, जिसमें ढोला सादिया ब्रिज को जोड़ दिया गया यहाँ पर, और ढोला सादिया के अलावा बोगी ब्रिज को जोड़ दिया गया जो असम से यहाँ पे आगे बढ़ती है। इसके साथ ही यहाँ तवांग, चाइना की नज़र इस तवांग पे है, क्योंकि अगर इस एरिया पे चाइना कब्जा कर लेता है तो तवांग को बौद्ध मठ का, मतलब देखिए जिस तरह से बौद्ध लोगों का चाइना ने कब्जा किया तिब्बत, उसकी राजधानी लहासा को, तो उसके बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन गया ये तवांग घाटी। यहाँ पर यहाँ एक दर्रा भी है बोमडीला। तो चाइना को सोचता है कि इस एरिया पे कब्जा किया जा सके। इन फ्यूचर अगर लड़ाई भी होगी चाइना से तो इसी एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ना असम से जब सेना जाती थी तो इस रास्ते में 12 घंटे समय लगते थे। अब आप बताइए युद्ध की स्थिति में 12 घंटा में सड़कें लगेंगी तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे। अब पहाड़ को घूमने में टाइम लगता है, उसके बाद बर्फ जब गिरने लगेगा तो हम जा नहीं सकते, इसलिए इसमें ना टाइम लगता है। उसके बाद बर्फ जब गिरने लगेगा तो हम जा नहीं सकते, इसलिए इसमें ना 2 सुरंगें बना दी गई, 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर लंबे पहाड़ को काट के सेला टनल। उसी टनल का नाम है सेला टनल, जो इसके बीच में पहुंचती है यहाँ पर। सेला टनल से हमें काफी फायदा होगा, क्योंकि कितनी भी बर्फबारी हो, पहले बर्फबारी होती थी तो ऐसे गाड़ियां जम जाती थी, कोई जा ही नहीं सकता था, तो कनेक्टिविटी हमेशा के लिए नहीं रहती थी। तो इसे सेला टनल का उद्घाटन कर, टनल से हमें काफी फायदा होगा, क्योंकि कितनी भी बर्फबारी हो, पहले बर्फबारी होती थी तो ऐसे गाड़ियां जम जाती थी, कोई जा ही नहीं सकता था, तो कनेक्टिविटी हमेशा के लिए नहीं रहती थी। तो इसे सेला टनल का उद्घाटन कर दिया गया, नरेंद्र मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन कर दिया। इस टनल से काफी फायदा होगा हम लोगों को, क्योंकि जो हम लोग यहाँ से यहाँ 12 घंटे में पहुंचते थे अब उसे 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, जिस कारण यहाँ पर चाइना के इस एरिया में एग्रेशन को कंट्रोल करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने और बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए चाइना के पास 44,000 करोड़ रुपए के सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया, और इन सड़क परियोजनाओं में 2 सड़क परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। एक परियोजना है फ्रंटियर हाईवे। फ्रंटियर हाईवे तवांग के पास से शुरू होता है और पूरा चाइना बॉर्डर के पास ये जो मैकमोहन लाइन है इसके पैरेलल चलते हुए और यहाँ म्यांमार के बॉर्डर पे जाके खत्म होता है। इससे किसी भी विकट परिस्थितियों में हम लोग एकदम बॉर्डर तक पूरी सेना बिछा के पहुंचा सकते हैं, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया था। चाइना एकदम शॉक हो गया कि भाई ये भारत की नीति ऐसे कैसे बदल गई। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक इंटर कनेक्टिविटी हाईवे और बनाया गया इसी तवांग के पास से यहाँ ले आके, और ये बीच बीच से ले जाया गया यहाँ पर, और इस हाईवे को यहाँ ले गए लोग। इससे क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ गई, और अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी एकदम बेहतर होने की वजह से वहाँ पब्लिक भी नहीं रहती है, तो सड़कें क्या है 2 लेन ही बहुत एनफ है सेना के आने जाने के लिए यहाँ पे, और ये पूरे 12 मास ये सड़कें खुली रहेंगी, जिस वजह से विकट परिस्थिति में हम वहां मोबिलाइजेशन बहुत तेज कर देंगे। सो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद।